जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नैनन की मैं क्यों कहूँ, नूर रंग भरे तारे, सेत माहे लालक लिए, सोहे टेढ़े अनियारे। अनंत सौंदर्य से भरे हुए उनके नेत्रों की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। दोनों नेत्रों के तारे नूर से भरपूर हैं। दोनों नेत्रों की सफेदी में लालिमा मिली हुई है। नेत्रों की आकृति तिरछी है और उनके कोने नुकीले हैं। आंखों की गोल पुतली के अंदर एक और छोटी सी गोलाई होती है, जिसे तारा कहते हैं। आंखों के सफेद पर्दे पर लालिमा छाए रहना प्रेम की प्रगाढ़ता का परिचायक है। तिरछे और नुकीले नेत्र सौंदर्य का प्रतिमान माने जाते हैं। राज्य के नेत्रों के बारे में इस चौपाई में बताया गया है। रूह के नैनों से देखिए, अति मीठे लगे प्यारे, कई रंग रस छवि इनमें निमख न होए न्यारे। हे साजी, यदि आप अपने आत्मिक नेत्रों से श्री राजी के नेत्रों को देखें तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और माधुर्यता के सागर के समान दिखाई देते हैं। इनमें आठों सागरों की छवि दिखाई पड़ती है, जिनमें उनका स्वरूप और आनंद झलकता रहता है। इनको देखने पर एक क्षण भी अलग होने की इच्छा नहीं होती। भावार्थ, दिल के भाव आंखों में दृष्टिगोचर होते हैं। जब श्री राजी के दिल में आठों सागर समाये हुए हैं तो उनकी झलक अवश्य ही नेत्रों से प्रगट प्रकट होगी। इस चौपाई के तीसरे चरण का यही भाव है। जब राज्य में ही आठों सागर हैं जो हमें नेत्रों में उनके दिखाई देते हैं। इस चौपाई से तीसरे चरण में यही बताया गया है। प्रणाम। सुंदर साजी, आठों सागर नेत्रों में दिखाई देने का क्या भाव है? ये जो परिक्रमा वाले आठ सागर हैं, जो उनकी बात नहीं हो रही। ये जो राज्य के मूल मिलावे के अंदर के ही आठों सागर हैं, उनकी बात हो रही है कि उनकी नेत्रों में उनकी मिहिर भी दिखाई देती है। उनके नेत्रों में उनका इश्क भी दिखाई देता है। उनके नेत्रों में जो है रूह की शोभा भी समाई हुई है। उनके नेत्रों में वाहिदत भी समाई हुई है। उनके नेत्रों में ज्ञान भी समाया हुआ है ना। उनके नेत्रों में रूह के साथ जो संबंध है, जो निस्बत है, वो भी समाया हुआ है। और राज्य के नेत्रों में ही नूर की शोभा भी समाई हुई है। तो इस तरह से आठों सागर उनके नेत्रों में ही देखे जा सकते हैं। सुंदर साजी, जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो हमारा प्रेम कहाँ से झलकता है? नेत्रों से ही तो झलकता है। आपको नेत्रों को देखकर पता लग जाएगा, कोई एक शब्द भी ना बोले आपको प्रेम का, लेकिन आप उसके नेत्र देखकर समझ जाएंगे कि वो प्रेम में है। नेत्र उसके जो है वो प्रेम से देख रहे हैं। किसी की आंखों में क्रोध हो, वो एक शब्द भी ना बोले, आप देखकर समझ जाएंगे कि ये मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है। तो भाव होता है सुंदर साथ जी, नेत्रों में सारे भाव दिखाई देते हैं। नेत्रों के पास अपने कोई शब्द नहीं होते, लेकिन नेत्रों के शब्द जो होते हैं ना, वो इन शब्दों से भी ज्यादा गहरे होते हैं। जिनको आंखें पढ़नी आ जाती है ना, उनको फिर शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती सुंदर साथ जी, है ना। ऐसा होता है ना, नेत्रों में सारे भाव दिखाई देते हैं। जब किसी आप सदगुरु के पास जाएं, उनके नेत्रों में आपको मेहर और आशीर्वाद दिखाई दे ही जाएगा। तो कहीं वो आपको दूर भी बैठे हो सुंदर साथ जी, आप उनके चरणों तक भी नहीं पहुंचे, बहुत भीड़ है, आप उनके चरणों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूर से ही आपके नेत्र मिले, बस आपको आशीर्वाद मिल जाता है। तो मेहर भी नेत्रों में ही दिखाई देती है। आपका जो संबंध होता है, किसी के भी नेत्रों में देख लीजिए, आपका जिससे गहरा संबंध है ना, वो नेत्रों में दिखाई दे जाता है। किसी शब्दों की जरूरत नहीं होती कि मेरा तेरे से ये संबंध है, मेरा तेरे से ये संबंध है। नेत्रों से हमें पता लग जाता है कौन हमारे कितने करीब है, हम उसके कितने करीब है। तो सारी निस्बत जो है हमें नेत्रों से दिखाई दे जाती है। जब कोई ज्ञानी जो है मंच पे बैठता है, वो कोई शब्द कहना शुरू करे ना करे, लेकिन उसके नेत्रों से हमें पता लग जाता है वो कितना गहराई में है, कितनी ज्ञान भरी उसकी आंखें होती हैं। तो ज्ञान भी जो है आंखों से झलकता है, शब्दों से तो बाद में झलकता है। पहले उसके उठने बैठने क्रियाकलापों में और उसकी नैनों की गति में भी दिखाई दे जाता है। इसीलिए
जिनके नयन बहुत चंचल होते हैं ना, काल माया के ब्रह्मांड से बता रही हूँ, परम धाम की बात से नहीं बता रही हूँ। राजन स्वामी उनको कहते हैं कि ये थोड़े से ज्ञानी कम है, क्योंकि नेत्र भी स्थिर होने चाहिए। ज्ञान भरे नेत्र जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, वो ज्यादा चंचल नहीं होते मन की तरह। परम धाम में तो प्रेम से ही चंचलता है, तो परम धाम की चंचलता की बात नहीं कर रही हूँ, उसको उसको यहाँ पे नहीं लेंगे। तो ज्ञान भरे नेत्र भी दिखाई देते हैं सुंदर साजी। रूह की शोभा बसी हुई है राज्य के दिल में, ये उनके नेत्रों से ही दिखाई देती है। वहीदत्त, जो हमारे दिल में प्रेम है, राज्य के साथ कनेक्शन है, एक ही भाव आएगा पूरे परम धाम में, हर एक के दिल में वही भाव आएगा। इसकी शोभा भी उनके हृदय में ही बसी हुई है। रूहों की शोभा भी बसी है। राज्य का स्वरूप श्रृंगार भी जो है, श्रृंगार पूरा जो है वो नेत्रों में दिखाई, जब श्रृंगार करके बैठते हैं ना धनी, तो उनके नेत्रों में ही भी श्रृंगार दिखाई देने लग जाता है हम लोगों को। तो इस तरह से आठों सागर उनके नेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। नेत्र वो चीज है जो हमारे, अगर पूरे तनों को देखा जाए सुंदर साची, तो नेत्र सबसे अग्रणी होते हैं, जिनसे आप सबसे ज्यादा भाव अभिव्यक्ति कर सकते हैं। हम अपने हाथों पैरों से अभिव्यक्ति बाद में करते हैं, सबसे पहले हमारे अभिव्यक्ति कहाँ आती है? सबसे पहले तो दिल में आती है हमारी अभिव्यक्ति, और वो सबसे पहले जाहिरी रूप में जो झलकती दिल में जो है, वो झलकेगी कहाँ पे? आपके नैनों में झलकेगी। तो सुंदर साजी, नैनों की बात ही अनोखी है। हर चीज आप नैनों से ही दिखाई देती है, नैनों में दिखाई देती है। प्रेम भी दिखाई देता है, क्रोध भी दिखाई देता है, जो है खिंचाव भी दिखाई देता है, संबंध भी दिखाई देता है, सिर्फ प्रेम में। और राजी के नैनों में तो वैसे ही चातुरता है, तो सभी कुछ दिखाई देगा। ऊपर से नैन बने भी सुंदर है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म सुंदरता का प्रतीक, जिसने सारी दुनिया को इतना सुंदर बनाया है, हमें आपको इतना सुंदर बनाया, तो वो खुद कितना सौंदर्यपूर्ण होगा। उसकी तो सौंदर्य की कोई महिमा ही नहीं गा सकते। तिरछे नैन है और नुकीले हैं। नुकीले हैं इसीलिए तो आपको एकदम छेद जाते हैं। तो इस प्रकार से राज्य के नैनों का यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि कितने सुंदर नैन हैं, जिनमें सारे छवि आपको दिखाई देती है। और जो उनका सफेद भाव है, उसमें जो लाल रंग के डोरे हैं, वो वैसे ही प्रेम का प्रतीक है। और नैनों के बीच में जो तारा है, वो तारा नूर से भरा हुआ है। आप उससे यदि अपने तारों को मिला लें, तो कहना ही क्या है। कबीर जी ने तो धनी के कल ही पढ़ा था इस चौपाई को, कि अपनी इस नैनो रूपी छोटी सी कोठरी में मैं अपनी पुतली रूपी पलंग बिछा लूं, और वहां पे अपने माशूक को बिठा लूं, फिर उसको रिझाना शुरू करूं, और ऊपर से कोई देख ना पाए, और मैं दुनिया को ना देख पाऊं, दुनिया मुझे ना देख पाए। इसके लिए मैं अपनी पलकों की का पर्दा उसके ऊपर कर लूं, फिर तो मैं धनी को रिझाई दूंगी। तो नैनो की इतनी सुंदर बात है जो यहाँ पर वर्णन कर रही है इंद्रावती। आप धनी के नैनों को अपने हृदय में बसा लेंगे, तो जीवन वैसे ही कारगर हो जाएगा, फिर माया आपकी तरफ नहीं भटकेगी, क्योंकि आपने धनी के नैनों से नैन मिला लिए। अति सुंदर वर्णन यहाँ पर इंद्रावती जी ने किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन है नैनों का। और इतने ही सुंदर वर्णन को जितना इंद्रावती जी ने कहा है, उतने ही सुंदर ढंग से, और उसमें अपने भी और भावों की सुंदरता को समाहित करके, जब हम दानी के नैनों को अपने दिल में बसाते हैं सुंदर साथ जी, तो हमारी आत्मा जो है, आत्मा का हृदय धनी के नैनों की शोभा से भर जाता है। और तब हमारी परात्म की जागनी संभव है। और ये जो जीव हमारा काल माया का ब्रह्मांड में फंसा रहता है, इस 5 तत्वों में फंसा रहता है, उसकी भी जागनी संभव है नैनों की शोभा को दिल में बसाने से। जी। प्रणाम जी। नासिका की मैं क्या कहूँ, कोई इसका निमुना नाही। जिन देखिया सो जान ही आवे, चुभ रहे हेड़े माही। नासिका की सुंदरता कैसे कहूँ, इनका तो कोई उदाहरण ही नहीं है। जिसने इस नासिका की सुगंध प्राप्त की है, वही इसकी श्रेष्ठता जानता है। उसके हृदय में तो उसकी खूबी छुपी रहती है। कानन मोती लटकत उज्जवल ज्योत प्रकाश, बीच लाल की लालक ज्योत, मावत नाही आकाश। कानों में स्वर्ण की बालियां
यो में मोती लटकते हैं जो उज्जवल मोती और प्रकाश फैलाते हैं। इन बालियों के मध्य में स्थित लाल की लालिमा की ज्योति आकाश में नहीं समाती। प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, अब नैनो के बाद पाग, पहले पाग का वर्णन किया, फिर राज्य के उज्जवल चेहरे और रंग का वर्णन किया, फिर राज्य के तिलक का वर्णन किया, और फिर राज्य के नैनो का वर्णन किया। आप जो है एक के बाद एक उनकी छवियों को समझते जाएं। पाग, फिर जो है उनका चेहरे का रंग, फिर चेहरे के मत्थे के ऊपर उनका तिलक का रंग, और फिर उनके नैनो की बात, और अब है नासिका की बात। अगर चेहरे को देखें सुंदर साथी, तो नासिका जो वो है, हमारा पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, जो सबसे ज्यादा उभरा हुआ होता है। तो सबसे पहले जब आपकी नजर पड़ती है ना, माना कि चेहरे पे पड़ती है, तो चेहरे में भी नाक जो है सबसे पहले दिखाई देती है। या तो किसी की नजर जो है राज्य के नैनों पे पड़ जाती है तो नैन नैन से नैन मिल जाते हैं, लेकिन अगर देखें तो उभरा हुआ हिस्सा नासिका है, नासिका पे भी नजर पड़ जाती है हमारी पहले। तो नासिका जो है वो कह रहे हैं उसका तो कोई नमूना ही नहीं है। जिसके जिसके हृदय में नासिका की शोभा बस जाती है, खाली वही जान सकता है कि नासिका की शोभा कितनी अच्छी है। अब कहने को तो नैन सुंदर होते हैं, नासिका के चारों तरफ जो राज्य के गालों की शोभा है लालिमा युक्त, तो वो भी बहुत सुंदर है। लेकिन इन गालों के बीच में जो नासिका की शोभा है वो भी बहुत सुंदर है। और ऊपर से नासिका में राजी महाराज ने एक बेसर पहना हुआ है, अभी यहाँ पे वर्णन नहीं आया, आगे आएगा। नासिका में राजी ने एक बेसर पहना है, एक लाल रंग का मोती पहना हुआ है, और वो मोती जो है, जो हमारे राज्य के होठों तक को छूता है। देखिए होठों के ऊपर एक छोटा सा, एक गहराई होती है, जो थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा होता है, वहां पे राजी महाराज का जो नासिका में पहना हुआ मोती है वो वहां पे लटक रहा है, और वो होठों को भी चूम रहा है, वो जो मोती है। तो इतनी सुंदर नासिका की शोभा है, ऊपर से उसमें राजी महाराज ने बेसर पहना हुआ है, तो उसकी शोभा भी पूरी लालिमा जो है पूरे परमधाम में फैली रहती है। और राजी महाराज ने कानों में जो मोती पहने हैं, वो मोती तो सफेद रंग के हैं, लेकिन उसमें भी लालिमा ही है। अंदर से उसमें माणिक की शोभा चारों तरफ झलक रही है। ऊपर से वो सफेद मोती है, जो कानों में पहना हुआ है वो सफेद मोती है, लेकिन उसके अंदर, तो कानों में जो पहना हुआ है वो मोती तो सफेद है, लेकिन उस सफेद मोती के अंदर मानिक है, जिसके कारण से वो सफेद मोती से अंदर से जो है वो लाल रंग की किरणें निकलती रहती है, तो उसका मिक्स कलर दिखाई देता है, सफेद और लाल मिक्स। जो राजी महाराज के चेहरे का रंग है ना, गुलाबी रंग, उसी तरह का, क्योंकि सफेद मोती के अंदर मानिक अंदर है, बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी लालिमा जो है वो छटकती दिखती रहती है मोती के अंदर, क्योंकि मोती क्या होता है, थोड़ा सा पारदर्शी होता है। तो उसके अंदर से जब मानिक की शोभा बाहर छटकती है किरणों के रूप में, तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो इस प्रकार से राजी महाराज की नासिका भी बहुत सुंदर है, और उन्होंने कानों में जो छोटे छोटे मोती पहने हुए हैं, उनकी शोभा भी, उसकी भी लालिमा जो है आसमान में चारों तरफ फैली हुई है। जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम नैनों से किस तरह से झलकता है, उसको हम इन दो दोहों के द्वारा जानते हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैनन ही सो बात। श्री कृष्ण भी बैठे हैं उस कमरे में, और बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन राधा जी किस तरह नेत्रों से उनसे बात कर लेती हैं, ये इस दोहे में बताया है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, कि उनके नेत्रों में इतने गुण हैं। और एक और, राधा जी के नैनों की शोभा, अमीय हलाहल मत भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। उनके नैन कैसे हैं? अमृत और विष मिला हुआ, यानी अमीय हलाहल मद भरे, ऐसा अमृत कि जिस पे वो दृष्टि पड़ जाए
वो ना जीने लायक रहता है ना मरने लायक रहता है। जिसको एक बारी वो देख ले, उसकी दृष्टि, उसका हृदय घायल हो जाता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पहली चौपाई कितनी सुंदर थी, जिसमें ये वर्णन किया गया है कि आशिक और माशिक अगर भरे समाज में भी खड़े हुए हों तो वो नैनों से बात कर लेते हैं। वो रीझ एक दूसरे से, नैनों से ऐसे बात करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर रीझ भी जाते हैं, और फिर उनकी उस चितवन को जो कृष्ण के साथ राधा की मिलती है, फिर वो शर्मा जाती है उससे। फिर शर्माने का भाव भी है, मतलब पहले तो नेत्रों से बात हो गई, और फिर भरे समाज में किसी को पता भी नहीं लगा कि राधा और कृष्ण ने नैनो से बात कर ली। और फिर कृष्ण ने ऐसी बात नैनो से ही कही कि राधा उस बात को नैनो से ही समझकर फिर शर्मा भी गई। अब उनको शर्माना भी है, शर्मा भी रही है वो भरे समाज में बातें करते हो, किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि कृष्ण राधा कैसे जो है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं प्रेम भरी। किसी एक शब्द भी नहीं बोल रहे, दोनों के बीच में दूरी भी है, डिस्टेंस भी है, उसके बावजूद भी उनकी बातें हो रही है, और शर्माना भी हो रहा है, कटाक्ष भी हो रहे हैं और शर्माना भी हो रहा है। तो कितना सुंदर भाव है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही राज्य के साथ जो है नैन से नैन मिला सकते हैं। और जो दूसरा भाव राधा का बताया है, वो चाहे तो दीदी एक बार और बताएं मेरे को, कि मतलब उनके नैन में इतना प्रेम भी है, और क्योंकि उनके नैनों की उस प्रेम को देखकर आप जब देख ले तो जीने के ना तो काबिल रहते, ना मरने के काबिल रहते। इसी को ही थोड़ा सा विष भी कहा गया है, कि ना तो आप ऐसी हाँ ऐसी जी। अवस्था में चले जाते हैं कि ना जी पाते हैं हाँ, कि ना मर आते, मतलब बेचैनी की अवस्था को कहा गया। मदहोश मदहोश हो जाते मदहोश हो हैं कि। जाना, कि आपको ना तो हाँ जीना याद रहता है, ना मरना याद हाँ रहता है, आप हाँ ऐसे घायल हो हाँ जाते हैं। इस घायल हाँ, अवस्था को उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से थोड़ा सा विष मिश्रित करके वर्णन कर दिया गया है। वरना राधा के नैनों में कोई विष नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि विष उनको नहीं देखने है। के बाद आपकी स्थिति न जीने के मादकता। काबिल रहती है, न मरने के, हम्म। इसलिए उन्होंने इस भाव से उसको वर्णन किया है। जी, इसमें प्रेम के नशे को, मादकता को हलाहल का नाम दिया है। नाम दिया गया, बिल्कुल और सही। उनके नेत्रों की सुंदरता भी कवि ने बता दी। श्वेत श्याम रत्नार, मतलब सफेद हिस्सा है, काले बीच में मोती हैं, और रत्नार लालिमा लिए हुए उनके इतने मद भरे नेत्र हैं कि जिसको एक बार देख ले तो वो ना जीने के लायक रहता है ना मरने के, अर्थात आशिक हो जाता है उन नैनों आशिक का। हो जाता है, आशिक हो जाता है। तो राजी महाराज, आप सब रूहों को इसी प्रेम भरे भाव से देख रहे हैं। तो हम लोग तो दुनिया में जो है ना जीने और मरने के काबिल ना रहे, ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए थी। तो अभी तो आई नहीं है, लेकिन आप राजी के इतने गहरे भावों को जितना आत्मसात करेंगे ना सुंदर साथ जी, उतना ही सुंदर लगेगा, और सच में जो है हमारा जीव न जीने के काबिल रहेगा न मरने के काबिल रहेगा। तो ऐसी स्थिति में धनी पहुंचा दें, और इससे बड़ी जो है सौभाग्य की बात क्या ही रहेगी। जी। प्रणाम। प्रणाम जी। 44वीं चौपाई। लाल बाला अर्श धात का, करड़े बने चार चार, इन मोती और लाल की, रू देख देख होए करार। दोनों कानों में नूरमयी तत्व के लाल रंग के दो बाले शोभा दे रहे हैं। इनमें चार चार ऐठ ऐठ यानी मरोड़ आए हैं। जब इनमें लटकते हुए मोतियों और माणिक की शोभा को आत्मा देखती है तो उससे बहुत ही अधिक आनंद आता है। कह रहे कि बाला मतलब कान की बाली में चार चार ऐठ ऐठ मतलब मरोड़ आए हैं। उस मरोड़ में मोती और लाल माणिक आए हुए हैं, जिनकी शोभा बहुत अधिक है, जिसको देख के बहुत अधिक आनंद आता है। गौर रंग अति गालों का, माहे गहरी लालक लिए, दोऊ भ्रकुटी बीच नासिका, ऊपर सुंदर तिलक दिए। प्रीतम के दोनों गालों का रंग बहुत अधिक गोरा है, उसमें गहरी लालिमा छिपी हुई है। दोनों भौहों के बीच में नासिका की सुंदर शोभा हो रही है। माथे यानी ललाट पर अति सुंदर तिलक शोभायमान हो रहा है।
भावार्थ है, युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन भारतीय संस्कृति की मान्यताओं के अनुसार किया गया है, क्योंकि ब्रह्म शिष्यों का अवतरण एकमात्र भारतवर्ष में ही हुआ है। यद्यपि कतेब परंपरा के तिलक, साड़ी आदि का वर्णन नहीं है, किंतु युगल स्वरूप को जो जिस रूप से प्रेम पूर्वक चाहता है, उसे उसी रूप में दीदार मिलता है। प्रणाम। सुंदर साथ जी, कानों में जो उन्होंने बाली पहनी है उसकी शोभा किसी को समझ में आई है कि कैसे उसमें मरोड़ आए हैं, कैसे उसमें मोती है और फिर कैसे उसमें माणिक है? कोई भी सुंदर साथ बताना चाहेंगे कि ये शोभा आकृति कैसी बनती है? सुंदर साथ जी, कानों में जो आकृति पहनी हुई है राजी ने, जिसको बाली कह लें, बाला कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें 4 मरोड़ आए हैं। अब जब 4 मरोड़ आएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 4 मरोड़ के बीच में 4 छेद भी बन जाएंगे। जब आप 2 तारों को ऐसे करके मरोड़ेंगे तो उसके बीच में एक छेद सा शोभा बन जाती है, जिसमें माणिक और माणिक और सफेद रंग का मोती जो है लटक रहा है बीच में उस घुमाव में। तो इसीलिए राजी महाराज की शोभा को पहले उन्होंने मोती भी कहा है। इससे पहले वाली चौपाई में कानों में उनके मोती लटक रहे हैं, जिसमें माणिक की शोभा बिखर रही है। तो कैसे सुंदर साजी कि जो उसके मरोड़ आया, 2 तारों के जो मरोड़ हैं उनके बीच में जो 4 होल बनते हैं, उसमें 2 में मोती है और 2 में माणिक की शोभा है। तो इस प्रकार राजी महाराज की बाली जो है वो मोती और माणिक से युक्त है, जिस मरोड़ खाई हुई है, जिसके बीच में मोती और माणिक है, बड़ा सुंदर शोभा देता है वो। तो इस तरह की शोभा बन जाती है। इसको बड़े ध्यान से आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मरोड़ खा के वो शोभा बनती है। और फिर गालों की बात तो कर ही रहे हैं, जैसे पूजा दीदी ने बताया, गालों के बीच में ही तो नासिका आती है और गालों के ऊपर जो है वो भवों की शोभा है, और भवों की शोभा के बीच में नासिका, मतलब त्रिकोण यहाँ पे बन जाता है जहां तिलक बनता है। एक तो नासिका का अंत यहाँ पे होता है, दोनों भवें भी यहाँ पर अंत हो रही हैं, तो यहाँ पर एक त्रिकोण बनता है जिसके ऊपर राजी महाराज ने तिलक बनाया हुआ है, तिलक बना हुआ है उनके माथे पे। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर शोभा बनी हुई है यहाँ पर राज्य के मुखार बिल की। देखिए, छोटा छोटा भाव भी आपको राजी महाराज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप छोटे से छोटे भाव को भी अपने दिल में बसा पाए, है ना। अगर इतनी गहराई से, जितनी गहराई से वर्णन हो रहा है, इतनी गहराई से हमने यदि राज्य के चेहरे को, राज्य के मुखार बिंद की शोभा को अपने दिल में आत्मसात कर लिया, तो बहुत आनंद की अनुभूति आपको हो सकती है सुंदर साथ जी। लेकिन उतनी ही महीनताई से आप भी उस शोभा को दिल में बसाएं तब। देखिए, जब हम लोग चितवनी करने जाते हैं तो हमें बहुत गहराई से हम उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं मोटा मोटा भाव हमारे दिल में आता है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर गहराई से वर्णन करने का तात्पर्य ही यही है इंद्रावती जी का, कि आपसे कुछ छूटे ना। जितनी महीनताई से वो वर्णन करी, उतनी महीनताई से अगर हमने आत्मसात कर लिया तो बहुत ही आनंदपूर्ण स्थिति हो सकती है रूह की, जीव की, 5 तत्व के शरीर की। यदि जीव को अगर आनंद आया तो आपके इस तन को भी आनंद का अनुभव होगा। तो बहुत ही सुंदर वर्णन कर रही है इंद्रावती जी, और बहुत ही महीन वर्णन कर रही है, सुंदरता के साथ साथ महीनताई के साथ वर्णन कर रही है। राज्य के चेहरे की एक एक अभिव्यक्ति को, एक एक भावों को वो बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त कर रही है। नहीं, 45 अभी नहीं हुई। सुंदर साथ जी, 45 चौपाई हो गई है। गौर रंग अति गालों के, माही गहरी लालक लिए, 2 भ्रकुटी बीच नासिका, ऊपर सुंदर तिलक लिए। तो बहुत ही सुंदर तिलक बना हुआ है। और यहीं पर ही अब आज हम समाप्त करते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे, राज्य की सुंदरता, चेहरे की और उनके स्वरूप और श्रृंगार की शोभा को हम आगे बसाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी,
जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम।